क्षेत्रों के लिए लगातार संघर्ष करते रहा हूँ और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जब मैं देखता हूँ हमारे समाज में इतनी विसंगतियाँ फैली हुई हैं, कोई भी व्यवस्था सही से काम नहीं कर रहा है, तो आज मुझे लगा कि नहीं, किसी न किसी को सामने आना चाहिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस राजनीतिक के विमर्श को बदलने के लिए आज मैं आया हूँ। और आगे जैसे जैसे आप सवाल पूछेंगे वैसे वैसे मैं जवाब दूंगा। ये बताया जाए, क्योंकि इस बार आपका नामांकन के दिन ही उम्र पूरा हुआ था और बहुत सारे लोग कहते थे कि युवा का राजनीति में नहीं आना कहीं ना कहीं राजनीति को नुकसान पहुंचाना, और एक युवा के तौर पर आप इस चुनाव में मैदान में आए हैं, तो क्या सोच कर आप आए थे? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि जब मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते देखता हूँ, अगर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में देखता हूँ तो आप देखिएगा कि व्यापक तरीके से लड़कों के एडमिशन्स के लिए सीटें नहीं हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय की व्यवस्था आप देख रहे हैं। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में चले जाते हैं तो जहाँ पे भी हम लोग ब्लॉक में खड़े हुए हैं, आपको मैं बता देता हूँ, आरा विधानसभा क्षेत्र में एक सिंगल मात्र ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। बताइए, इतने बड़े वार्ड हैं, 45 वार्ड है पूरे आरा शहर में, और इतनी बड़ी विधानसभा है, और यहाँ पे केवल अगर स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ सदर अस्पताल एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ब्लॉक के नाम पे है, तो बताइए कितनी हास्यास्पद चीज़ है कि हम 5000 लोग पे भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य में समस्या है। और मेरा संकल्प पत्र में ये मैं चीज़ों को इंगित किया हूँ कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं सबसे पहले 3 वार्ड को लेके यानी हर 3 वार्ड में टोटल आरा विधानसभा में 15 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने का काम करूंगा, और 15 उसको खोलने का ही नहीं, उसको उसको मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में उसको कन्वर्ट करूंगा। आप कॉलेज के छात्र, राजनीति से शुरुआत की आपने, कॉलेज के राजनीति में काफ़ी कम समय में आप सुर्खियों में आ गए हैं, अब सीधे विधानसभा चुनाव। मैं कम समय में सुर्खियों में ज़रूर आ गया हूँ क्योंकि आज मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन आप यूनिवर्सिटी चले जाइएगा, वहाँ के एक एक बच्चे से पूछिएगा कि मैं उनके हर संघर्ष के लिए लड़ा हूँ। मैं पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे संघर्ष कर रहा हूँ तो पुलिस की लाठियाँ बजेंगी ही, लेकिन फिर भी मैंने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया है। मुझे लगा है कि व्यवस्था गलत है, मैं वहाँ पे लाठी खाया हूँ। भले आज मैं सुर्खियों में हूँ, लेकिन मैं लगातार समाज सेवा, चाहे सड़क की समस्या हो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यू पुलिस लाइन सड़क की समस्या हो, कश्यप नगर में पानी जल जमाव की समस्या हो, चाहे कहीं भी गोढ़ना रोड में हो, चाहे हमारा ये चंदवा वाला आप देख ही रहे हैं वहाँ की स्थिति, और ये ओवर ब्रिज उतरते ही जब हम लोग धोबी कटवा पास। क्या आपको लगता है कि जो पहले के जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो भी नेता हैं, क्या उन्होंने यहाँ विकास नहीं? देखिए, लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका होती है उतनी विपक्ष की भी भूमिका होती है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर पक्ष की कुछ जिम्मेदारी है तो उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, लेकिन यहाँ पे पक्ष तो कमज़ोर रहा ही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ आरा में चुनाव लड़ने आया है। इस बात को समझना है। और एक चीज़ मैं और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई बताई जा रही है, राइट वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई बताई जा रही है। अनुरुद्ध, एक बात मैं रोकना चाहूँगा आपको। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यहाँ चुनाव जो लड़ा जा रहा है, पार्टी विशेष को हराने के लिए क्या चुनाव लड़ा जा रहा है, या मुद्दे पर बात करके चुनाव में नहीं कोई बात खास रह रहा है? ज़्यादातर ये देखने को मिला कि इस पार्टी को हमें हराना है, यानी पार्टी को हराने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा प्रश्न किया और आपने ऐसे प्रश्न करने की हिम्मत की, क्योंकि आज तक ये कोई सवाल नहीं कर रहा है। आप देखिएगा, आप पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार की भूमिका क्या होती है, क्योंकि वो विमर्श को जिंदा करे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, थाना के नाम पर मात्र 2 थाना है। आप समझ लीजिए कि एक बार अगर कहीं गलती से भी, भगवान ना करे ऐसा, अगर 2 जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो हमारी पुलिस असक्षम है। आप कचहरी के बाहर खड़े हो जाइए, वहाँ पे देखिएगा कि पुलिस वाले टेम्पू में बैठ के वहाँ पे कैदी को लेके आते हैं। तो बताइए, हम अपने मतलब कहीं ना कहीं हम अपने पुलिस को भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं। और राजनीति का ये हथकंडा है कि राजनीति में जनता को और युवाओं को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलिटिकल टूल अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब राजनीति आती है, जब 15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दे को हिंदू मुसलमान, लेफ्ट वर्सेज राइट, दक्षिण और वामपंथ और दक्षिण पंथ की लड़ाई बताकर कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है, युवाओं के मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है। अगर आप बेरोजगारी पे मुझे सवाल पूछते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयावह है कि इस पे आज कोई बात नहीं कर रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप देखिए, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। बताइए अनुरुद्ध, मैं आप यहाँ को रोकना चाहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है, आप लोग कॉलेज की राजनीति करते हो, वहाँ भी कई संगठन बटे हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वही
किसी अन्य राज्य की विद्यार्थियों की जब समस्याएं होती हैं तो हजारों की संख्या में विद्यार्थी उसको सपोर्ट करते हैं, वहाँ कोई इस तरीके का नहीं देखने को मिलता है। तो क्या बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से जातिवाद एक तरीके से हावी हो चुका है? इसका जवाब मैं आपको दो पंक्ति से देना चाहता हूँ कि मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ यकीन है मुझे, मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ यकीन है मुझे, ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। जातिवाद बिहार राज्य की कहीं ना कहीं सच्चाई हो गई है, और एक सच्चाई अगर नहीं है फिर भी राजनीति में जुड़े लोग इस चीज़ को बार बार बोलते हैं कि जातिवाद सच्चाई है। जातिवाद सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आप क्लब रोड में अगर यहाँ से बढ़िएगा तो वहाँ पे घुटने घुटने पर गड्ढे हुए हैं। अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं, गिरते हैं तो वो गड्ढे में गिरिएगा तो ये कोई नहीं कहेगा कि किस जाति का और किस धर्म का और किस संप्रदाय का लोग गिरा है। तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए। अगर बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सुरक्षा की बेहतर सुविधा मिलती है, छात्रों के लिए बेहतर रोजगार का सृजन होता है, छात्रों के लिए बेहतर कॉलेज और स्कूल की सुविधा होती है, तो ये सबको मिलेगी, जाति देखकर नहीं मिलेगी। समस्या आती है तो एक कलेक्टिव प्रॉब्लम की तरह आती है। अब तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दल के भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप खुद विद्यार्थी परिषद से रह चुके हैं भी, तो क्या लगता है कि वो जो आपके मित्र हैं कॉलेज के या युवा जो वर्ग है आपके साथ कितना जुड़ रहे हैं? क्या आपसे उनसे कोई संपर्क होता है? क्योंकि आप एक तरीके से अभी फिलहाल एक सनसनीखेज खबर बन चुके हैं। देखिए, हालांकि लोकतंत्र में कुछ सनसनीखेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कौन से दल के लोग कौन से मेरे साथ में हैं, लेकिन हाँ, हर दल के लोग, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, हर संगठन में कुछ ऐसे कार्यकर्ता है, खासकर जो यूथ है, वो जानते हैं, वो जो समझते हैं। क्योंकि देखिए, यूथ भी अगर किसी भी छात्र संगठन या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है तो उसको पता है कि हाँ, अगर रोजगार होता है तो कहीं ना कहीं मुझे इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। मुझे एक रोजगार मिलेगी, पढ़ाई करने का कहीं ना कहीं एक सफलता पढ़ाई करने के बाद मिलती है, वो रोजगार के जरिए मापा जाता है, वो रोजगार मुझे मिलेगा। तो हर दल के लोग मेरे साथ सक्रिय हैं, वो सामने आए या ना आए, वैचारिक रूप से हर दल, चाहे किसी भी संगठन को उठा लीजिए। काफ़ी चुनौती है यहाँ, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है, बड़े बड़े पार्टी से हैं। तो देखिए, बहुत बहुत दिग्गज हैं, बहुत बहुत लंबे हैं। जब एक बार मैं बताना चाहता हूं कि दो पंक्ति से मैं जवाब देना चाहता हूं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। भगवान अर्जुन अगर भगवान कृष्ण के साथ जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो कौरवों की सेना समुद्र की भांति दिखती है और अर्जुन घबरा जाते हैं, तो कृष्ण उनको समझाते हैं कि आपको ये नहीं देखना है कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, आपको धर्म के लिए युद्ध करना है। और मैं आज आरा की जनता से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं, मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरे साथ कौन है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जनता मेरे साथ है। अगर जनता मेरे साथ है तो कौन सामने है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और जनता के मुद्दों यानी जो चुनाव लड़ रहे वो कौरव है, आप अभिमन्यु? ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि मैं धर्म युद्ध अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में पहुंच गए लेकिन भेद नहीं पाए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये कलयुग का अभिमन्यु है। कांटों से निकल जाता हूँ दामन बचाकर, फूलों के सियासत से बेगाना नहीं हूँ मैं। तो उम्र बहुत कम है, ये मानता हूँ मैं, लेकिन तजुर्बा मेरे पास भी है। एक बात बताइए अनिरुद्ध, अभी कितने लोगों का समर्थन मिला? क्योंकि जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो और नया चेहरा है, नया युवा है, आपको मतलब कि उन किन किन का समर्थन मिल रहा है ये बताइए। देखिए, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे उनसे मेरी संपर्क हो पाई है, और जब तक वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं मैं नहीं उसका डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, उनका वैचारिक समर्थन मेरे पास है और वो अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं समझते हैं कि हाँ, किसी युवा को आना चाहिए और आगे बढ़ के समाज को कहीं ना कहीं एक दिशा देना चाहिए। और मैं और बता रहा हूँ कि एक और पार्टी से लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं कि मैं आपको समर्थन देना चाहता हूँ। तो मैं सबसे कहता हूँ कि जिनको भी लगता है, जो भी डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में विश्वास रखते हैं, जो भी छात्र हितों के मुद्दों पे मेरा समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए, स्वागत है, चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी विचार से हो। अगर आप जनता के लिए मेरे साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है और मैं आपके साथ लड़ूंगा। ठीक, तो ये थे अनिरुद्ध सिंह, 194 विधानसभा आरा से उम्मीदवार अनिरुद्ध सिंह उर्फ कुमार आशुतोष। तो इनका समझ लीजिए कि आरा विधानसभा क्षेत्र से युवा उम्मीदवार हैं और नामांकन के तिथि के दिन ही इनका 25 वर्ष पूरा हो चुका था और इनका साफ कहना है कि यहाँ विकास करना इनकी पहली प्राथमिकता है। कई बार हम देखते हैं कि युवा राजनीतिक झंडे तो ढोते हैं
और बड़े बड़े नेताओं को आगे बढ़ा देते हैं और खुद उनके कार्यकर्ता बनकर रह जाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध ने एक अलग बात है, इन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है यहाँ की राजनीति को लेकर, यहाँ के चीज़ों को समझकर, क्योंकि यहीं के स्थानीय हैं और यहाँ के समस्याओं को ये पूरी तरीके से समझते हैं और जो समस्याएं हैं उसे समाधान करने के लिए पूरी तरीके से इन्होंने पेपर वर्क तैयार कर कर रखा है। कोई भी बात इनसे पूछिए तो ये सिलसिलेवार ढंग से बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं। तो देखना यह होगा कि महाभारत की रणभूमि में कौरवों की जीत होती है या पांडवों की इस चुनावी समर में। लेकिन ये कलयुगी अपने आप को अभिमन्यु कहते हैं, क्योंकि उस महाभारत में अभिमन्यु का मौत हो गया था, लेकिन यहाँ ये अभिमन्यु इन कौरवों को पूरी तरीके से हराने में सक्षम है।